आज की डेट में निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रही है। तो एक सवाल अक्सर आता है कि इस टाइम पे क्या बाय करें, क्योंकि जब निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड करती है तो हमें ऐसा लगने लग जाता है कि आज की डेट में सारी चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव हो चुकी हैं और अब कुछ भी बाय करने को नहीं रहा है। लेकिन निफ्टी एक्चुअली क्या करता है कि टॉप 50 कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। ये इंडिया में लिस्टेड 5000 कंपनी को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो आज आपके सामने मैं ऐसे 10 स्टॉक डिस्कस करने वाला हूं जो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आपके लिए अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि जो भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा ये मेरी एक पर्सनल चॉइस है। यहाँ पर मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है आपको बाय या सेल कराने की। मेरे कहने से आपको यहाँ पर सीखना है, इसको एज ए केस स्टडी लेना है कि मुझे क्यों लगता है कि आने वाले टाइम में आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा के देंगे। आपको जो भी डिसीजन लेना है अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प से लेना है या खुद की समझ से लेना है। एंड सेकंड, आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए टाइम टू टाइम लेके आता रहूँगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो पहली कंपनी हमारी एंजल वन। एंजल वन ने जो अपना रीसेंट हाई बनाया था वो 3900 के आसपास का बनाया था और वहाँ से ये जो स्टॉक है अप्रॉक्सीमेटली 42% नीचे है। अगर ये स्टॉक 42% नीचे है, अगर इसको लाइफ टाइम हाई तक रखा जाए तो इसमें 73% का अपसाइड का पोटेंशियल है। और ये अपसाइड का पोटेंशियल मैं किस बेस पे बोल रहा हूँ, तो एक बार इसकी परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। अगर पिछले 5 साल की बात करें तो 2020 से इसका जो नेट सेल था वो था 748 करोड़, जो आज की डेट में 4272 करोड़ हो चुका है। कंसिस्टेंट ग्रोथ है पिछले 5 साल में। और अगर नेट प्रॉफिट की भी बात करें तो 8200 करोड़ से आज के डेट में 1126 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। एंड जो शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी आप देखेंगे प्रमोटर के पास 35% है, एफआईआईस के पास 17% है, डीआईएस के पास 14% की अप्रॉक्सीमेटली है। एंड जो पब्लिक में जो 32% नज़र आ रहा है इनमें से 17% के आसपास जो है ये एचएनआईस के आसपास है। तो पब्लिक के आसपास जो है हार्डली 16% की जो होल्डिंग है। एंड जो स्टॉक का जो पी है वो भी हार्डली 18 का है। तो ये कंपनी जो है एक तो स्मॉल कैप कंपनी है, वैल्यूएशन वाइज भी सस्ती है, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा है और कंपनी इस टाइम पे अपने पीक परफॉर्मेंस पे है। वो कैसे पता चलता है, अगर हम मार्च 2024 का अगर रिजल्ट देखते हैं तो इस क्वार्टर में कंपनी ने अपनी हाईएस्ट एवर सेल्स करी है जो है 1357 करोड़। इतनी सेल्स आज तक कभी नहीं आई। एंड इतना नेट प्रॉफिट भी आज तक कभी नहीं आया, 340 करोड़। जब कंपनी अपनी हाईएस्ट सेल पे हो, हाईएस्ट पीक परफॉर्मेंस पे हो, हाईएस्ट नेट प्रॉफिट पे हो, तो ऐसा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो कंपनी है अपने लाइफ टाइम हाई तक तो कम से कम पहुंचेगी। और ये जो ब्रोकिंग का बिजनेस है, अभी तो इंडिया में जो ब्रोकरेज कंपनी है इनकी शुरुआत हुई है, स्टॉक मार्केट में लोगों ने आना स्टार्ट किया है। आने वाले 10-15 साल में इसमें इतनी इमेंस ग्रोथ है जिसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो ये कंपनी मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकती है। अगर इस कंपनी को लाइफ टाइम हाई तक रखा जाए तो इसमें 73-74% का पैसा कमाने का मौका है। एंड जो सेकंड कंपनी है, सेकंड कंपनी हमारी एशियन पेंट है। एशियन पेंट एक ऐसी कंपनी है जिसने लास्ट 40 ईयर से 25% सीएजीआर के हिसाब से रिटर्न दिया है। ये इस कंपनी का जो बिजनेस है नेवर एंडिंग बिजनेस है। इसको लेके मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, तो आप उसको चेक करें। तो अगर इसके चार्ट पैटर्न की बात करें तो इमीडिएट जो है इसमें 22% का गेन नजर आता है और इसी पैटर्न पे इसने 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये 4 से 5 बार जो है इसी रेंज में ट्रैवल कर रही है और इसी रेंज में जो है पिछले 3 से 6 महीने में 22% पैसा कमा के देती है। तो इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने आपको यहाँ पे चार्ट पैटर्न डिस्कस किया, इसकी जो है डेडिकेटेड वीडियो जो है मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा। उस वीडियो को आप ज़्यादा देखें ताकि आप एशियन पेंट के बारे में कंप्लीट समझ सकें। एंड जो थर्ड कंपनी है हमारी है अदानी विल्मर। अदानी विल्मर को लेकर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है जिसमें मैंने ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन करी है, इनके बिजनेस के बारे में, इनके फाइनेंशियल्स के बारे में और इनके टेक्निकल एस्पेक्ट के बारे में। तो अगर इस कंपनी को भी लाइफ टाइम हाइक तक रखा जाए, क्योंकि ये ग्रेट बिजनेस है, एफएमसीजी का बिजनेस है जो आने वाले टाइम का बिजनेस है, तो यहाँ पर ये 141% का गेन नजर आता है। अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम पे भी रखा जाए तो 47% का नजर आता है। अगर उसे थोड़ा सा मीडियम टाइम फ्रेम पे रखा जाए तो यहाँ पे 60% का गेन नजर आता है। देन हमारी जो फोर्थ कंपनी है वो है बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व जो है मेरी वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है, क्योंकि इन्होंने जो अपने सेक्टर में करके दिखाया है शायद ही किसी एनबीएफसी के लिए पॉसिबल है। तो अगर इसके लिए अगर बजाज फिनसर्व की बात करें तो बजाज फिनसर्व के एक बार बिजनेस को देख लेते हैं कि ये कंपनी जो है इसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। अगर हम इसका ट्रैक रिकॉर्ड चेक करते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, हम इसका 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करते हैं। जो 8000 करोड़ की जो सेल्स थी उसके बाद 6000 करोड़ हुई, उसके बाद जो कंसिस्टेंट जो उन्होंने ग्रोथ दिखाई है आज के डेट में 1,10,382 करोड़ की इन्होंने सेल पोस्ट करी है। एंड जो नेट प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली 2200 के आसपास आता था, आज की डेट में 16,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट आता है।
और अगर हम पिछले क्वार्टर की भी बात करें तो एवरी क्वार्टर दे आर पोस्टिंग मोर देन 4000 करोड़ को नेट प्रॉफिट। तो इतना जो नेट प्रॉफिट है आज तक कभी नहीं आया। अगर पिछले क्वार्टर की बात करें तो हाईएस्ट एवर जो है नेट प्रॉफिट है एंड हाईएस्ट एवर सेल्स है। तो यहाँ पर हाईएस्ट एवर सेल्स भी है, हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट भी है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी हाईएस्ट एवर सेल्स है, हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है। और जो इनका जो बिजनेस है आने वाले टाइम का बिजनेस है, इसको लेकर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको इसके बिजनेस के बारे में समझाऊंगा, इसके फंडामेंटल के बारे में समझाऊंगा। लेकिन अभी जो हम इसको टारगेट की ही बात करते हैं। तो अगर प्रमोटर की बात करें, प्रमोटर के पास अप्रोक्सीमेटली 60% है, एफआईआई इसके पास 8.42% है, डीआई इसके पास 7.33% है एंड जो पब्लिक है उसके बाद 23.38% है और इसमें भी अप्रोक्सीमेटली जो 5% है वो एचएनआई इसके पास है। तो बजाज फिनसर्व जो है वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस है। और अगर इसके टेक्निकल की बात करें तो इसमें जो है दो टेक्निकल पैटर्न बनते हैं। दो टेक्निकल पैटर्न कैसे बनते हैं, अगर इसको बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम के लिए रखा जाए जिस पे ये एक्चुअली टच करता है तो 15% का टारगेट आता है एंड जो सेकंड जो टारगेट आता है वो 52% का आता है। वो कैसे आता है, अगर हम इसको नीचे आते हैं कि इसने यहाँ से लेकर जो अपना बॉटम बनाया था और जो हाईएस्ट पॉइंट बनाया था इसमें कितने पॉइंट्स हैं, अगर हम इसको इसके जो करंट प्राइस पे ड्रॉ करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली हमें यहाँ पे 52% का गेन नजर आता है। और सेकेंडली सबसे मेजर बात क्या है, इतनी हाई परफॉर्मेंस होने के बाद भी कंपनी ने पिछले 2-3 साल में कोई रिटर्न नहीं दिया। तो देयर इज वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि ये जो टारगेट है विद इन 1 ईयर अचीव हो जाना चाहिए। नेक्स्ट कंपनी है हमारी ड्रीम फॉक्स। ड्रीम फॉक्स को अगर लाइफ टाइम हाई तक रखा जाए तो यहाँ पर सीधा 66% का गेन नजर आता है। तो एक बार इसके बिजनेस को समझते हैं। तो बिजनेस को समझने के लिए देखते हैं कि ये क्या करती है। ड्रीम फॉक्स एक्चुअली करती क्या है, ये लाउंजेस प्रोवाइड करती है एयरपोर्ट पे, फूड एंड बेवरेजेस में है, ये स्पा एंड वेलनेस में है, मीट एंड असिस्ट में है, एयरपोर्ट ट्रांसफर में है, ट्रांजिट होटल में है, नैप रूम असिस्ट एंड गोल्फ गेम्स एंड वीज़ा सर्विस, ई सिम। तो मतलब जैसे जैसे इंडिया में प्रोस्पेरिटी बढ़ रही है तो आने वाले टाइम में लोग ज़्यादा खर्च करेंगे, ज़्यादा लाउंजेस में जाएंगे, ज़्यादा खाएंगे, ज़्यादा स्पा कराएंगे, हेयर कट। क्योंकि आज की डेट में एयरपोर्ट जो है सिर्फ वही नहीं रह गया कि हमें सिर्फ ट्रैवल करना है। लोग जाते हैं वहाँ पे एंजॉय करते हैं। और एक्चुअली अगर आपने लाउंज को विजिट किया होगा तो आपने देखा होगा कि कितनी लंबी लाइन्स होती हैं आज की डेट में लाउंज को एक्सेस करने के लिए। तो ये हार्डली मतलब इतनी छोटी कंपनी है कि 2500 करोड़ से भी छोटी कंपनी है और अपने सेक्टर में मार्केट लीडर है। तो एक बार इसकी परफॉर्मेंस की बात करते हैं कि अगर 2019 से हमारे पास डेटा अवेलेबल है, 2019 में इनकी सेल 248 करोड़ की थी जो आज की डेट में 1135 करोड़ की है। मतलब मोर देन 5 टाइम यहाँ पे सेल हो चुकी है अप्रॉक्सीमेटली। एंड अगर नेट प्रॉफिट की बात करें जो 15 करोड़ का आता था आज की डेट में 70 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट है। तो यहाँ पर सेल्स भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। यहाँ पर एक्चुअली हमें दिखेगा कि यहाँ पर जो है काफ़ी वेरिएशन आ रहा है, लेकिन ये जो वेरिएशन है कोविड के कारण डिस्ट्रप्शन हुआ था, जिसके कारण जितने भी जो फ्लाइट्स थे वो कैंसिल हो गए। जब फ्लाइट ही कैंसिल हो गए तो यहाँ पे जो सर्विसेज थी वो ये लोग नहीं दे पाए। तो मेरे हिसाब से अगर ड्रीम फॉक्स को लाइफ टाइम हाई तक रखा जाए तो इसमें 66% पैसे कमाने का सीधा मौका है। अगली कंपनी है हमारी इसी सेक्टर से रिलेटेड है, वो है ईज माई ट्रिप। ईज माई ट्रिप का एग्जैक्टली वही काम है जो मेक माई ट्रिप करती है। मेक माई ट्रिप लिस्टेड कंपनी नहीं है, तो ये जो सबसे बड़ी कंपनी है जो लिस्टेड है इंडियन स्टॉक मार्केट में। तो इसमें अगर इसमें 2 टारगेट निकल के आते हैं। इसका अगर इमीडिएट रेजिस्टेंस के लिए रखा जाए तो 31% का टारगेट नजर आता है। अगर उसको लाइफ टाइम हाई के लिए रखा जाए तो यहाँ पे 68% का सीधा प्रॉफिट नजर आता है। तो एक बार इसके बिजनेस की भी बात कर लेते हैं। हम यहाँ पे टाइप करते हैं ईज माई ट्रिप। ईज माई ट्रिप की एक बार परफॉर्मेंस चेक करते हैं कि कंपनी कैसे परफॉर्म करती है। हमारे पास जो डेटा है इसका 2020 से 2020 में 141 करोड़ की सेल थी। यहाँ पे कोविड का पूरा इम्पैक्ट था जिसके कारण सेल्स नहीं हो पाई। इसके बाद इमीडिएटली इन्होंने रिकवर किया 235 करोड़, 449 करोड़ एंड इस साल जो सेल पोस्ट करी है विच इज़ 591 करोड़। अगर नेट प्रॉफिट की भी बात करें 33 करोड़, 61 करोड़, 106 करोड़, 134 करोड़ एंड 103 करोड़। अब एक बात आती है कि पुलक भाई यहाँ तो नेट प्रॉफिट कम नज़र आ रहा है। एक्चुअली में नेट प्रॉफिट कम नज़र नहीं आ रहा, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। अगर आप इनका पिछले क्वार्टर का अगर रिजल्ट देखोगे तो यहाँ पे हाईएस्ट एवर सेल्स है 164 करोड़ की एंड जो नेट प्रॉफिट भी अगर मार्च क्वार्टर भी देखेंगे वो भी हाईएस्ट एवर है। पिछले इस सेम क्वार्टर में 42 करोड़ का था ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यहाँ पे 49 करोड़ का है। एक्चुअली में हुआ क्या है, यहाँ पे अगर अदर इनकम में जाते हैं तो कंपनी ने यहाँ पे 72 करोड़ का कोई एक्सेप्शनल लॉस पोस्ट किया। हो सकता है इन्होंने कोई प्रॉपर्टी सेल करी हो, उसमें लॉस हुआ हो या कोई बिजनेस किया हो। ये एक्चुअली ऑपरेशनल लॉस नहीं है, यहाँ पे बिजनेस लॉस नहीं है, ये कोई वन टाइम लॉस है जो बार बार नहीं आने वाला है। तो इसके कारण जो है यहाँ पे नेट प्रॉफिट कम नज़र आता है। अगर ये 72 करोड़ का नेट लॉस नहीं हुआ था, एक्सेप्शन लॉस नहीं हुआ था, तो ये सीधा 72 करोड़ यहाँ पर ऐड हो जाते और यहाँ पर जो इनका नेट प्रॉफिट निकल के आता वो अप्रॉक्सीमेटली 175 करोड़ का नज़र आता। तो कंपनी की जो सेल्स है वो हाईएस्ट एवर है एंड कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी हाईएस्ट एवर है।
तो अगली कंपनी की बात करते हैं विच इज़ इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। आज की डेट में इंडिया फुल जो हाउसिंग फाइनेंस है ये इसका नाम भी कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। इसका नाम हो चुका है सम्मान कैपिटल। एक्चुअली कंपनी क्या चाहती है कि अपनी जो ओल्ड मेमोरीज है उसको बुला के एक नई शुरुआत करना चाहती है। वो नज़र कैसे आता है, एक तो इन्होंने पूरा अपना नाम ही चेंज कर दिया सम्मान कैपिटल, और ये वही सर्विस प्रोवाइड करती है जो आज की डेट में बड़ी बड़ी एनबीएफसी कंपनी प्रोवाइड करती है। इसको चूज़ करने का मेरा क्या रीज़न है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आज की डेट में कंपनी का जो करंट प्राइस है, एक बार हम टाइप कर लेते हैं इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, या करंट प्राइस है 168 का, जिसके अगेंस्ट जो बुक वैल्यू है वो है 268। मतलब ये कंपनी जो है अपने बुक वैल्यू से भी नीचे ट्रेड कर रही है। अब मैं आपसे बोलना चाहूँगा, अगर आप बुक वैल्यू नहीं जानते कि बुक वैल्यू क्या होती है, इसके लिए भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है। इसका लिंक मैं यहाँ पर दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप बुक वैल्यू को समझने के लिए इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कहना क्या चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर शेयर होल्डर फंड देखते हैं, अगर हम शेयर होल्डर फंड देखते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 20,000 करोड़ का है, कि 113 का इनका इक्विटी कैपिटल है, एंड जो रिजर्व है वो है 19,679, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 20,000 करोड़ की यहाँ पे खुद का पैसा लगा हुआ है। और जिसके अगेंस्ट पे अगर मार्केट कैप देखी जाए तो मार्केट कैप हार्डली 10,000 करोड़ की है। मतलब जितना मैंने पैसा लगाया हुआ है उससे आधे की ही मार्केट कैप है। तो मतलब एक चीज़ ऐसा होगी कि मतलब मुझे जो है 50% डिस्काउंट पे ही इक्विटी मिल रही है। तो यहाँ पर ये कंपनी काफ़ी सस्ती नज़र आती है। और जो अगर मार्च क्वार्टर की भी बात करते हैं तो मार्च क्वार्टर में इन्होंने जो नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है वो 319 करोड़, और सेल जो पोस्ट करी है 2205 करोड़, विच इज़ हाईएस्ट एवर, जो हाईएस्ट एवर सेल है पिछले 3 साल की, एंड हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है पिछले 3 साल का। तो अगर पिछले 4 साल की भी बात करें तो हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है पिछले 4 साल का। और यहाँ पर एक चीज़, सबसे अच्छी जो चीज़ है वो क्या है कि यहाँ पे खुद का पैसा ज़्यादा लगा हुआ है, बोरोइंग कम है। एक्चुअली एनबीएफसी में तो बोरोइंग ज़्यादा होती है क्योंकि इनका काम पैसा लेके पैसा देना ही होता है। स्टिल अगर आप यहाँ पर देखें तो अप्रॉक्सीमेटली ये 2.5 टाइम ही बोरोइंग है। लेकिन अगर आप 2014-15 की बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर इंटू 6, अगर आप 10,000 करोड़ खुद का है तो 61,000 करोड़ जो था वो बोरोइंग था। मतलब इंटू 6 इंटू 7 के मल्टीपल पे इनकी बोरोइंग चलती थी, जो आज के में 2.5 पे है। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी चीज़ है कि ये कंपनी खुद के पैसे से बिजनेस करना चाहती है। अब एक बार टेक्निकल चार्ट पैटर्न की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 टेक्निकल चार्ट पैटर्न नजर आते हैं। जो पहला जो टारगेट नजर आता है वो आता है 23% का, जो इसने इमीडिएट रेसिस्टेंस बनाया था, एंड जो सेकंड टारगेट नजर आता है अप्रॉक्सीमेटली 60% के आसपास का नजर आता है, जो है 268 के प्राइस पर। एंड जो सबसे बड़ा टारगेट है जो नज़र आता है वो अप्रॉक्सीमेटली इंटू 6 टाइम का, मतलब यहाँ से ये स्टॉक 6 गुना होता हुआ नज़र आता है आने वाले 5-6 साल में। ये मैं किस बेस पे बोल रहा हूँ, एक बार इसका पहले का परफॉर्मेंस चेक करते हैं कि ऐसा पहले भी हुआ है क्या। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर आप देखिए 2014 में जो ये प्राइस था अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर था ये 175 का, और यहाँ से स्टॉक ने जो रैली लेनी स्टार्ट करी थी 2014 से 2017 तक, तो इसने यही चीज़ 3 से 4 साल में 6 गुना ये स्टॉक पहले भी हो चुका है। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आई जिसके कारण जो स्टॉक में डाउनफॉल नजर आया, लेकिन आज की डेट में वो सारी प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है। वो कैसे पता चलता है कि जो ये प्रमोटर ने जो फ्रॉड्स किए थे, जो एक्चुअली में प्रॉब्लम आई थी, तो आज की डेट में यहाँ से प्रमोटर एग्जिट कर चुके हैं, कंपनी का नाम चेंज हो चुका है, एंड जो है आज की डेट में जो ओनर है वो है FIIs एंड DII। तो यहाँ पर जो आज की डेट में जो ओनर है FII DIs है, और यहाँ पे प्रमोटर एग्जिट कर चुके हैं, क्योंकि अगर FII DIs ने पैसा लगाया तो आप मान के चलिए उन्होंने पैसा कमाने के लिए ही पैसा लगाया, इसीलिए उन्होंने अपनी कंपनी का नाम चेंज किया। तो मेरे हिसाब से कि ये आने वाले टाइम का मल्टीपैगर है जो 5 से 6 साल में 6 गुना होता हुआ मुझे साफ साफ नजर आता है। देन हमारी अगली कंपनी है IDFC फर्स्ट बैंक। ये ऐसा बैंक है जो मेरा सबसे फेवरेट बैंक है। फेवरेट बैंक इसीलिए नहीं है क्योंकि बैंक बहुत अच्छा है, बैंक तो बहुत अच्छा है ही। एक्चुअली में जो उसके CEO है वैद्यनाथन सर, उन्होंने जिस कंपनी में भी एंटर किया है उसको मतलब पलट के रख दिया। पिछले 5 साल में इस कंपनी ने जो करके दिखाया, इसके लिए भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको जाके देखें, तो IDFC फर्स्ट बैंक को देखने का आपका नज़रिया बदल जाएगा। तो इसमें भी 2 टारगेट नज़र आते हैं। जो पहला टारगेट 29% का, एंड जो सेकंड टारगेट है 68% का, एंड जो थर्ड टारगेट है मैंने अपनी वीडियो में भी डिस्क्राइब किया, उसको समझने के लिए आपको समझनी पड़ेगी, वो 85% का नज़र आता है। देन हमारा अगला बैंक है इंडसइंड बैंक। तो ये इस बैंक के बारे में ज़्यादा बात नहीं करी जाती, ना ही मार्केट में न्यूज़ होती है, लेकिन ये बैंक बहुत अच्छा है। वो कैसे है हम एक बार देखते हैं। एक बार हम यहाँ पे बाइक करते हैं इंडस बैंक। तो पहली बात ये, इसका जो स्टॉक भी है वो 12 का है, वो यहाँ से काफ़ी सस्ता नज़र आता है। एंड एक बार इसकी जो है पीक परफॉर्मेंस चेक करते हैं कि ये एक्चुअली में बैंक कैसा है, इसकी 10 साल की हिस्ट्री चेक करते हैं।
तो अगर आप देखेंगे 2013 से कि एक भी साल ऐसा नहीं है, इवन कोविड के टाइम पर भी इसने अपनी सेल्स को नीचे भी आने दिया हो। तो अप्रॉक्सीमेटली 7,000 करोड़ की सेल्स से आज की डेट में 45,000 करोड़ से ज़्यादा की ये सेल कर चुके हैं। जो नेट प्रॉफिट अप्रॉक्सीमेटली 1,000 करोड़ का आता था, आज की डेट में 9,000 करोड़ का आता है। और ये कंसिस्टेंट ग्रोथ है, जैसे 1,000 करोड़, 14, 1700, 2200, 2800, 36। यहाँ पे कोविड के कारण थोड़ा सा इम्पैक्ट आया लास्ट क्वार्टर में, उसके बाद इमीडिएटली रिकवरी है 4400। यहाँ पे फिर सेकंड वेव कोविड का आया, लेकिन इमीडिएटली रिकवरी हुई और आज की डेट में 9,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। अगर लास्ट क्वार्टर की भी बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में जो नेट प्रॉफिट आया वो है 2347 करोड़, विच इज़ हाईएस्ट एवर। इतना नेट प्रॉफिट कभी नहीं आया और इतनी सेल्स भी कभी नहीं हुई 12,199 करोड़ की। इतनी पहली बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे, जो अगर पिछला क्वार्टर भी बहुत अच्छा है ना, तो मान के चलिए कंपनी अपने पीक परफॉर्मेंस पे है। तो पिछले क्वार्टर में सेल्स भी हाईएस्ट एवर है, नेट प्रॉफिट भी हाईएस्ट एवर है। और अगर नेट एनपीए की बात करें वो भी लोएस्ट एवर है। वो कितना है, 0, मतलब आज की डेट में एनपीए जो नेट एनपीए है वो 0.57 का है, तो वो बहुत कम है। और इसके अगर प्रमोटर की बात करें तो इसके जो डायरेक्ट प्रमोटर हैं वो एफआईआईज हैं। वो कैसे हैं, यहाँ पे 40% होल्डिंग लेके बैठे हैं एंड डीआईज इसकी 28% होल्डिंग लेके बैठे हैं। तो और प्रमोटर के बाद एक्चुअली 16% है एंड जो पब्लिक के पास है हार्डली 15% है। तो जो मेजर शेयर होल्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। तो ये आज के दिन उसी प्राइस पे ट्रेड कर रहा है जो 2020 में था। 2020 में अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर हमें नज़र आता है कि 4400 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट था, लेकिन जो आज के डेट में 9,000 करोड़ के आसपास हो चुका है। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट डबल हो चुका है, लेकिन स्टॉक प्राइस वहीं का वहीं है। तो इस स्टॉक का जो है लाइफ टाइम हाई तक जाना मतलब ऑलमोस्ट तय है। तो अगर इसको लाइफ टाइम हाई तक रखा जाए तो सीधा सीधा 37% पैसा कमाने का मौका है और इसको उसके ऊपर भी रखा जा सकता है, क्योंकि ये नेवर एंडिंग बिजनेस है और कंपनी कंसिस्टेंट ग्रो कर रही है। और हमारी अगली कंपनी आती है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक एक ऐसा बैंक है जो पिछले 20 साल से कंसिस्टेंट 20% से ज़्यादा का CAGR देता है, लेकिन पिछले 4 साल से ये स्टक हो रखा है, इसने कोई रिटर्न नहीं दिया है। लेकिन स्टक ये स्टॉक प्राइस में हुआ है, अपनी परफॉर्मेंस में नहीं हुआ। ये कैसे पता चलता है, एक बार हम इसके बिजनेस को देखते हैं कि कोटक बैंक के फाइनेंशियल क्या कहते हैं। कोटक बैंक के फाइनेंशियल्स ये कहते हैं कि 2020 में या 19 में 20 में जो नेट प्रॉफिट था वो 7200 करोड़ का था। यहाँ से कंसिस्टेंटली बढ़ा है, 8500 करोड़, 10,000 करोड़ के अप्रॉक्सीमेटली 12,000 करोड़, 14,925 करोड़ एंड 18,213 करोड़। मतलब पिछले 6 साल से कंपनी कंसिस्टेंट ग्रोथ कर रही है, बल्कि 6 साल से नहीं कर रही है। अगर आप 2013 से भी देखें तो कंपनी ने कंसिस्टेंट अपना नेट प्रॉफिट बढ़ाया, कंसिस्टेंट अपनी सेल्स बढ़ाई है। और अगर पिछले क्वार्टर की भी बात करें तो हाईएस्ट एवर सेल्स है एंड जो हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है एंड लोएस्ट एवर जो है नेट एनपी है यहाँ पर। तो मतलब सब चीज़ें इतनी अच्छी हैं, लेकिन जो स्टॉक प्राइस है वो आज की डेट में स्टक हो रखा है। वो कितना हो रखा है, ये आज की डेट में 2020 की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 1700-1800 के आसपास ट्रेड करता था, आज भी उसी प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। तो आने वाले 1-1.5 साल में मुझे यहाँ से स्टॉक प्राइस जो है डबल होता हुआ नजर आता है बेस्ड ऑन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो मैंने आज आपके सामने 10 स्टॉक डिस्कस करे। पहला स्टॉक था हमारा एंजल वन, देन एशियन पेंट जिसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, अदानी विल्मार जिसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखी है, देन बजाज फिनसर्व, देन ड्रीम फॉक्स, देन ईज माई ट्रिप, देन हमने इंडिया बुल को भी डिस्कस किया, देन IDFC फर्स्ट बैंक, इसकी आप वीडियो देख सकते हैं, देन इंडस बैंक जो बहुत अच्छा बैंक है, देन कोटक महिंद्रा बैंक। तो ये 10 स्टॉक जो मुझे लगता है कि आज की डेट में काफ़ी चीप वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं और इनमें अच्छा खासा पैसे कमाने का मौका है। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और मुझे अपना ओपिनियन भी बताएं कि इन सारे स्टॉक के बारे में आप क्या सोचते हो, आपकी क्या राय है, क्योंकि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो आप भी अपना ओपिनियन मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।